द वायर हिंदी के फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं और ये कोई पहली बार नहीं है कि वो बाहर गए हैं। मीडिया इस बारे में बढ़ चढ़कर बता रहा है, पर क्या असल में भारत को इस दौरे से कुछ हासिल होगा? इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं द वायर हिंदी के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन। सर, आपका स्वागत है। सर, जिस तरह से मीडिया में इस दौरे को लेकर, खासकर अमेरिका को लेकर, ट्रंप से मिलने को लेकर इतनी बढ़ा चढ़ाकर बातें की जा रही हैं, इससे क्या असल में भारत को हासिल होने वाला है? सबसे पहले तो जिस पेशे के हिस्से आप हैं और हम हैं, इसमें हम काफ़ी बड़े गुनहगार हैं जहाँ तक लोगों को समझाने का काम हम करते हैं या नहीं करते। डिप्लोमेसी एक ऐसी चीज़ है जहाँ हर एक विजिट को एक इंस्टेंट गेन या लॉस के हिसाब से नापा शायद नहीं जा सकता, लेकिन इसके बावजूद हर विजिट से पहले, जैसे आपने कहा, मीडिया में जिस तरह से चर्चा होती है, और मीडिया को अगर हम कसूरवार ठहरवाएं तो सरकार और सरकारी ऑफिसर्स हैं, वो शायद इस चीज़ को कंट्रीब्यूट करते हैं कि एक बहुत बड़ा एक हाइप हो जाता है, एक एक्सपेक्टेशन पैदा की जाती है। और अगर हम नरेंद्र मोदी साहब की बात करें तो ये एक्सपेक्टेशंस और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि एक मीडिया प्रोपेगेंडा, एक हाइप बहुत ज़्यादा होता है। तो जाहिर है कि इस विजिट से पहले भी लोगों की उम्मीदें काफ़ी थीं कि इस दौरे से कुछ हासिल होगा, और ख़ास तौर पे इंडिया यूएस रिलेशंस, जिस पे मोदी साहब ने इतना वक्त और अपना पर्सनल एफर्ट इन्वेस्ट किया। ओबामा साहब से शिखर लेवल पे 3 उनके मीटिंग्स रहे, 2 बार वो वॉशिंगटन गए, 2014 में, 2016 में, 2015 में ओबामा साहब दिल्ली आए। तो एक ऐसे रिलेशनशिप में जहां मोदी साहब का पर्सनल कमिटमेंट रहा है, और दिशा जो 2014 से ये मोदी साहब तय कर चुके हैं कि वो इंडिया यूएस रिलेशंस को और ऊंचे लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं, उस पर वो लगे रहे हैं। तो अमेरिका में न्यू प्रेसिडेंट आने के बाद क्या वो मोमेंटम, वो दिशा मोदी साहब कायम कर पाएंगे या नहीं, ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा सवाल था। ये अलग बात है कि अगर हम डॉलर्स और सेंट्स की बात करें, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स की बात करें, डिफेंस सेल्स या जो भी हो, उस लेवल पे कुछ ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज निकली नहीं इस विजिट से। लेकिन जहां तक एक कंफर्ट लेवल मोदी और ट्रंप के बीच में, और ये एक तरह से एक अश्योरेंस की जिस दिशा में इंडिया और यूएस पहले जा रहे थे, वो दिशा, वो रास्ता अभी भी कायम है। मुझे लगता है कि कम से कम इस विजिट से ये निकला है कि एक जो अनसर्टेनिटी था, जो एक फीलिंग था कि इंडिया यूएस रिलेशंस किसी भी दिशा में अब जा सकता है, कि प्रेसिडेंट बदला है, हो सकता है कि पॉलिसीज बदली हो, और जो तरीका है ट्रंप का, उसको लेकर पूरी दुनिया के मीडिया में कयास लगाए गए थे, क्योंकि बहुत सारे देशों से उनके संबंध जो पहले ओबामा के समय में थे वैसे नहीं रहेंगे जो ट्रंप के अब। मतलब जाहिर है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जब प्रेसिडेंट का चेंज ओवर होता है तो बहुत सारी पॉलिसीज चेंज होती हैं। ट्रंप जैसे सज्जन जो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल आदमी है, और जो एक तरह से फेमस है कि सलाहकारों की बात नहीं मानते। आफ्टर ऑल अमेरिका में एक डीप स्टेट है, एक एस्टैब्लिशमेंट है जो एक दिशा तय कर चुका है, लेकिन ट्रंप एक ऐसे शख्स हैं जो उन चीजों को मानते नहीं। इसीलिए मुझे लगता है कि इंडिया में बहुत अनसर्टेनिटी थी, नॉट जस्ट इन इंडिया, तकरीबन हर मुल्क में ये अनसर्टेनिटी रहा है कि अब ट्रंप के साथ हमारे रिश्ते कैसे रहेंगे। तो कम से कम इस विजिट से ये तय हो चुका है कि वो अनसर्टेनिटी का जो जोन था वो सर से उतर गया है। वो अनसर्टेनिटी के जो बादल मंडरा रहे थे वो थोड़े दूर हो गए, लेकिन कितना कुछ अकम्प्लिश हुआ, आने वाले दिनों में हासिल क्या होगा, कौन सी चुनौतियों का सामना हिंदुस्तान को करना पड़ेगा यूएस पॉलिसीज को देखते हुए, ये सब मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा और वक्त हमको चाहिए होगा। तो ये सिर्फ संबंधों की शुरुआत है, जहां आप सिर्फ कह सकते हैं कि हाँ एक अच्छी शुरुआत है, पर इससे कॉन्क्रीट हमें कुछ भी नहीं मिला है, कुछ सब्सटेंशियल जो है इस विजिट से हमें नहीं मिला है। जिस तरीके से रिसीव किया गया उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा मीडिया का कहना है कि बहुत ओवरवेलमिंग है, पर मेरे ख्याल से शायद वो एक प्रोटोकॉल है जिसे हर नेता के लिए वैसे ही फॉलो किया जाता है। तो इस चीज़ को लेकर जब बात करते हैं तो ऐसा दिखाया जा रहा है कि मोदी और ट्रंप बिल्कुल दोस्ताना रवैये से मिल रहे हैं, पर क्या इस चीज़ का फ़र्क आप कुछ कह सकते हैं कि किन्हीं नीतियों पर पड़ेगा? जैसे पहले ही अमेरिका से कहा गया कि बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, पर इस विजिट से पहले ही अमेरिका ने साफ कर दिया था कि जो सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त भारत और
अमेरिका के बीच में है H1B वीजा के बारे में, उस पर बात नहीं होगी। तो इस तरीके से अमेरिका फ्रेंडली हो रहा है बट ऑन देयर ओन कंडीशंस। इस पर आप क्या कहेंगे? H1B वीजा का इशू जो इतना बड़ा इशू हम लोग मान रहे थे, और ट्रंप साहब के आने के बाद जो अमेरिका ने एक तरह से ऐलान कर दिया कि वो सिस्टम को खत्म करने वाला है, जिसके चलते इंडियन कंपनीज ने काफी बिजनेस किया है यूएस में। बहुत सारे इंडियन जो एक्सपर्ट्स हैं, इंडियन जो टेक्निकल लोग हैं, उन्होंने वहां पे टेम्पररी बेसिस पे नौकरियां की, और मुझे लगता है कि वो एक म्यूचुअली बेनिफिशियल एक रिलेशनशिप था। अमेरिका को भी उतना फायदा मिलता था जितना हिंदुस्तान को उस H1B सिस्टम से मिल रहा था। ट्रंप साहब ने कहा कि हम इस सिस्टम को खत्म करेंगे। इससे भारी भरकम जो है इंडियन कंपनीज को नुकसान तो पहुंचेगा ही, और उस पर शोर भी मचा है। भारत सरकार का कहना था कि हम इस चीज को उठाएंगे, इस पे बात करेंगे, लेकिन मोदी साहब के विजिट से पहले ही जो है ये बात वॉशिंगटन से साफ हो गया कि भाई इसमें चर्चा नहीं होगी, इस पे चेंज की गुंजाइश नहीं है। तो जो सबसे बड़ा इशू था हमारे लिए, एक तरह से जो इमीडिएट इशू था, वो इशू इस पे बात ही नहीं हो पाई। समझौते की बात तो अलग है, लेकिन जो आपने कहा कि अगेन इन रिलेशन टू मीडिया की वेलकमिंग का जो स्टाइल होता है, जो प्रोटोकॉल होता है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो इंडियन ऑफिशियल्स हैं, इंडियन मीडिया है, हम इन चीजों को बहुत सीरियसली लेते हैं कि भाई इंडियन पीएम के लिए डिनर उन्होंने होस्ट कर लिया, या गाड़ी का दरवाजा उन्होंने खोल दिया, या एक हग जो है वो पप्पी जप्पी का सिलसिला हुआ लीडरों के बीच में। इन चीजों का मायना अगर हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस के हवाले से कहें तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं होती, और जितना जल्दी हम इन चीजों से आगे बढ़ें कि ट्रंप और मोदी के बीच में बहुत ही एक वार्म रिश्ता कायम हुआ, एक मुलाकात में ऐसा हो नहीं सकता। और मुझे लगता है कि 3, 4, शायद 5, 6 जो जितनी मुलाकातें हुई ओबामा और मोदी के साथ, भले ही मोदी साहब उनको बराक बोलते थे, लेकिन ये कहना कि वो दो दोस्त बन गए या एक फ्रेंडली रिलेशनशिप था। अब जो ओबामा साहब प्रेसिडेंट नहीं रहे, मुझे नहीं लगता कि दोनों लीडर्स के बीच में, ओबामा और मोदी के बीच में कोई रिश्ता होगा। और आप किसी देश के प्रतिनिधि या राजनेताओं के बारे में इस तरह से नहीं कोई धारणा बना सकते हैं, और अगर बात नीतियों पर आती है तब मामला बिल्कुल अलग हो जाता है इन सभी दोस्तों से। बिल्कुल। और नीति जो है वो नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पे आगे बढ़ाया जाता है। अवश्य पर्सनल रिलेशनशिप्स अपनी जगह में इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं मीडिया में, और ऑफिशियल्स भी और पॉलिटिकल पार्टीज भी, मुझे लगता है कि बीजेपी स्पोक्स पर्सन भी बहुत ज्यादा, मुझे याद है कि संबित पात्रा का बयान मैंने कहीं देखा किसी चैनल पे कि वो कंपेयर कर रहे हैं कि मोदी साहब जब विदेश जाते हैं और नेताओं से मिलते हैं तो बहुत ही एक कॉन्फिडेंट भारत का एक झलक नजर आता है। और तो ये सब कहने वाली बातें हैं, और पॉलिटिकल फायदा डिप्लोमेसी से निचोड़ने की जो कोशिश की जाती है, मुझे लगता है कि जितना कम ये काम हो उतना बेहतर होगा, और हम फोकस करें नीतियों पे, इश्यूज पे, और खास तौर पे जिन चीजों पे बातें हुई। आपने कहा कि H1B पे बात नहीं हुई, और भी चीजें हैं जिन पे बात नहीं हुई, कुछ चीजें हैं जिन पे चर्चा हुई, लेकिन निष्कर्ष क्या निकला, हिंदुस्तान के फायदे में क्या बात है, चुनौतियां क्या होगी, मुझे लगता है कि इस पे ज्यादा अगर पॉलिटिकल लेवल पे और मीडिया लेवल पे फोकस रहता, बजाय इसके कि ओवर हाइप करना कि ग्रेट डिप्लोमेटिक विक्ट्री, मतलब डिप्लोमेसी ऐसे नहीं चलता। जी। इसी तरीके से दूसरा मसला था रेसिज्म का, जो भारत के लोग थे उन पर हमले हुए थे, उस समय भी प्रधानमंत्री की तरफ से इस बारे में कोई भी बयान नहीं आया था, ना ही अमेरिका के किसी ऑफिशियली उससे प्लेटफॉर्म से कहीं कहा गया था कि हाँ इस तरीके से भारत वंशियों को जो हमले हो रहे हैं, इस तरीके के जो अटैक्स हैं, इन पर भी ऐसा लगता है कि बात होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। और इसको बिल्कुल ही कहीं से कहीं तक किसी भी ऑफिशियल की तरफ से या कहीं भी किसी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से हमने इस चीज को बिल्कुल हटा दिया है। ये कहाँ तक सही है? इशू को हाई लेवल पे तब उठाना चाहिए था जब ये घटनाएं घट रही थी, और ट्रंप साहब के प्रेसिडेंट बनने के तुरंत बाद जो नस्लवाद के जो मिसाल सामने आए, भारतीय मूल के जो निवासी हैं अमेरिका में, उन पे जो हमले हुए, ये इस पे भारत सरकार एट द हाईएस्ट लेवल शुड हैव सेड समथिंग। मुझे लगता है कि आपके खास तौर पे एक ऐसे प्रधानमंत्री से जो बार बार कहते हैं कि पासपोर्ट का रंग मत देखो, खून का रंग देखो, और वो
भारतीय मूल के जो लोग हैं अलग अलग देशों में उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं और वो कहते हैं कि आप हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। तो उन पे जब हमला होता है एक ऐसे मुआशरे में जहां पे एक तरह से ट्रंप की अपनी जो विचारधारा है, ट्रंप के जो समर्थक हैं उनके पॉलिटिक्स के चलते ये हमले हुए थे, क्योंकि एक बहुत ही अल्ट्रा नेशनलिस्ट प्लेटफॉर्म के बेसिस पे ट्रंप साहब जीत के आए। तो तब मोदी साहब ने बात नहीं उठाई, सुषमा जी ने भी बात नहीं उठाई। एक आधा ट्वीट करने से जो है वो सिचुएशन की जो संजीदगी है वो आप उसको फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो अगर अगर 100 दिन पहले जो है वो ये बयान नहीं आया हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान की सरकार से, तो आई एम नॉट सरप्राइज कि इस मीटिंग में भी हिंदुस्तान ने कोई ऐसी कोशिश नहीं की जहां पे हम कहें कि भाई इस पे आप थोड़ा केयर रखें, हम चिंतित हैं कि हिंदुस्तान के लोगों पे हमला ना हो इस तरह से। और जो ब्रॉड एजेंडा है उनका, जिसके चलते मुसलमानों पे, माइनॉरिटीज पे जो एक फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी बढ़ रहा है यूनाइटेड स्टेट्स में, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान जहां तक मतलब जाहिर है कि आप किसी देश के अंदरूनी हालात में, अंदरूनी कंडीशंस में इंटरफेयर नहीं करना चाहते और ना ही इंटरफेयर करते हुए पेश आना चाहते। जिस तरह से ठीक उसी तरह से हम हिंदुस्तान में रिजेंट करते हैं अगर कोई और देश का नेता हमारे अंदरूनी स्थिति के बारे में ज्यादा बोले, लेकिन बोलने का तरीका होता है, एक संदेश भेजने का तरीका होता है। और ज्यादा मुझे लगता है कि मोदी साहब ने और जो ऑफिशियल्स जो उनको एडवाइस कर रहे हैं उन्होंने शायद ठीक यही समझा कि इस चीज़ पे हम चुप रहें। जो हो सकता है कि अब क्योंकि ये हमले नहीं हो रहे हैं, वो जो माहौल था इमीडिएटली आफ्टर ही बिकेम प्रेसिडेंट थोड़ा वो ठंडा हो गया है। हो सकता है कि ये वजह थी कि सिचुएशन की गंभीरता को इन्होंने नहीं माना कि भाई इस चीज़ को उठाएं। लेकिन आपकी बात सही है कि ना H1B ना नस्लवाद जो हमले हुए, इन दोनों चीजों को एक मुद्दा नहीं बनाया गया इस विजिट में। पर जॉइंट स्टेटमेंट जो आए हैं और उसके बाद जो बातें हो रही हैं उसमें बहुत ग्रेट सक्सेस, जैसे आपने भी बताया कि ग्रेट सक्सेस इस तरीके से जो बताया जा रहा है कि बहुत सफल रही, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। और इस तरीके से ग्रेट सक्सेस किसी को एक बार में कह देना कि हाँ बिना ये जाने कि उसमें क्या था, ये कहाँ तक ठीक है? मुझे लगता है कि जो लोग ग्रेट सक्सेस कह रहे हैं या ग्रेट फेलियर, वो पहले से तय कर चुके हैं कि इस विजिट के बारे में हमारा रवैया क्या होगा। अगर आप विपक्षी दल के नेता हैं तो आप कहेंगे कि ये पूरी तरह से फेलियर है। अगर आप सरकार के पक्ष में ढोल पीटना चाहते हैं तो आप कहेंगे कि बहुत ही ग्रेट सक्सेस है। जैसे हमने कहा कि डिप्लोमेसी और सामरिक मामलों में चीजें इस तरह से नहीं चलती। जॉइंट स्टेटमेंट मैं समझता हूं कि ये एक काफी सीरियस डॉक्यूमेंट है, ब्रीफ डॉक्यूमेंट है। अगर आप पहले 2014, 15 और 16 के जॉइंट स्टेटमेंट से इसकी तुलना करें तो ज्यादा लंबा दस्तावेज नहीं है, शायद 2-3 सफ़ों का डॉक्यूमेंट है ये, और काफी संक्षेप में कुछ चीजों का वहां पे जो है जिक्र किया गया है। उनमें से कुछ चीजें हैं जो काफी एक न्यू तरीके से पेश किया गया है। मैं दर्शकों को बता दूं कि पाकिस्तान के बारे में, जहां पहले मोदी के विजिट से पहले ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि क्या मोदी साहब और हिंदुस्तान इस काम में सफल रहेंगे कि यूएस को कन्विंस करें कि वो क्वेश्चन ऑफ टेररिज्म को लेके पाकिस्तान पे और दबाव डाले, ताकि जिस तरह से मुसलसल हमले हो रहे हैं JNK में लाइन ऑफ कंट्रोल के अक्रॉस, और जो एक सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, जिस तरह से टेररिस्ट जो तंजीम है पाकिस्तान के अंदर जो हिंदुस्तान को निशाना बना रहे हैं, क्या मोदी साहब अमेरिका को कन्विंस कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान से कहें अपनी जुबान में कि भाई आप इन ग्रुप्स पे दबाव डालें, इनकी हरकतों पे रोक लगाएं। अगर ये एक इशू था जाने से पहले, मुझे लगता है कि जॉइंट स्टेटमेंट के कुछ सेंटेंसेस से थोड़ी सी संतुष्टि हिंदुस्तान अवश्य ले सकता है। पिछले 3 वर्षों के जो जॉइंट स्टेटमेंट्स थे, पाकिस्तान का जिक्र सिर्फ और सिर्फ एक परिप्रेक्ष्य में हुआ, वो ये कि इंडिया एंड द यूएस आस्क पाकिस्तान टू टेक एक्शन फॉर द 26/11 परपेट्रेटर्स। मतलब कि पिछले 3 साल में 3 मरतबा हम जॉइंटली पाकिस्तान को ये कह चुके हैं कि आप कार्रवाई कीजिए, लीगल कार्रवाई उन लोगों पे जो बॉम्बे के टेररिस्ट अटैक में शामिल थे। इस साल उस वाक्य को दोहराया गया है, लेकिन इसके अलावा हिंदुस्तान और अमेरिका ने
पाकिस्तान से कहा है कि आप इंश्योर करें जी। कि आपकी ज़मीन को उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है जहां पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस दूसरे मुल्कों पे हमला करें। ये एक नई बात है। जी। पिछले 2-3 साल में, पिछले 5-6 साल में हिंदुस्तान बार बार शायद ये कोशिश कर रहा था जी। कि अमेरिका एक जॉइंट स्टेटमेंट में इस चीज़ को शामिल करे, जी। लेकिन अमेरिका, जाहिर है कि पेंटागन, स्टेट डिपार्टमेंट, उसके अपने अच्छे रिश्ते हैं पाकिस्तान के साथ। अफगानिस्तान में जो जंग चल रहा है वो पाकिस्तान पे काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है, तो एक बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड उनका रिश्ता है। वो अच्छी तरह समझते हैं कि पाकिस्तान की हकीकत क्या है। पाकिस्तान वाकई टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहा है, स्पेशली अगर हम लश्कर तैयबा या हिजबुल मुजाहिदीन, इन ग्रुप्स की बात करें। लेकिन किस हद तक अमेरिका इस बात को मेज पे रखने के लिए तैयार होगा, अभी तक इतना अमेरिका तैयार नहीं था। इस स्टेटमेंट में मुझे लगता है कि अमेरिका 2 कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया है। इसके अलावा सैयद सलाउद्दीन जो हिजबुल मुजाहिदीन के लीडर हैं, कई सालों से हिंदुस्तान अमेरिका से ये मांग कर रहा है कि आप इनको भी वो दर्जा दें जो आपने हाफिज सईद और मसूद अजहर को दिया है, स्पेशली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। जी हाँ, बिल्कुल, स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट, SDGT। तो ये एक खिताब समझ लीजिए, इसको टाइटल जो अमेरिका, मतलब वैसे इसका कोई उस तरह से ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि ये डेजिग्नेशन, इसका मतलब ये है कि अगर डेजिग्नेटेड इंडिविजुअल के कोई एसेट्स हो, बैंक अकाउंट हो, जमीन हो, प्रॉपर्टी हो अमेरिका के अंदर, तो वो जब्त की जाती है। जाहिर है कि मसूद अजहर या सैयद सलाउद्दीन जैसे शख्स की ऐसी कोई संपत्ति अमेरिका में नहीं होगा, तो उस तरह से ये कॉस्मेटिक चीज है, लेकिन सिंबॉलिक है, लेकिन इसका एक सिग्निफिकेंस है। एक मैसेज जाता है पाकिस्तान को कि हिंदुस्तान पहले से ज्यादा कामयाब रहा है अपने मौकिफ को आगे बढ़ाने में, जहां तक टेररिज्म की बात है और पाकिस्तान में उसकी कंप्लिसिटी की बात। लेकिन अगर हम हमारी बात आज सवेरे एक फॉर्मर इंडियन डिप्लोमेट से हो रहा था कि भाई बताइए, आप ये हिजबुल मुजाहिदीन का रेफरेंस, सैयद सलाउद्दीन का रेफरेंस किस नज़र से कैसे समझते हैं? तो उनका कहना था कि देखिए ये एक कॉस्मेटिक चीज़ है, इसमें ज़्यादा कोई तवज्जो देने की बात नहीं, ज़्यादा एक्साइटेड होने की बात नहीं है। अगर अमेरिका सही मायने में ऐसे ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता है, तो एज अ सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर, सलामती काउंसिल जो सुरक्षा परिषद है UN का, वहां पे वो जाके प्रस्ताव पेश करें कि इन ग्रुप्स पे सैंक्शंस हो, जहां जहां ये ग्रुप्स मौजूद हैं, जैसे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की सरकार इन पे दबाव डाले, और ताकि पाकिस्तान पे एक तरह से कंडीशन बन जाए कि या तो आप इस रेजोल्यूशन को फॉलो करें, नहीं तो आप पे भी सैंक्शंस लग सकते हैं। और पाकिस्तान पे फिर दबाव पड़ता, चाइना के लिए भी चुनौती रहती कि भाई चाइना एक ऐसे रेजोल्यूशन के आगे क्या रुख अपनाता। तो अगर अमेरिका सही मायने में हिंदुस्तान की मदद करना चाहता है, और अगर सही मायने में हम सफल रहे हैं अमेरिका के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का, तो अमेरिका कुछ ऐसे कदम उठाए जो एक तरह से जो वाकई में हिजबुल मुजाहिदीन के एक्टिविटीज को अफेक्ट करे। ये जो फैसला है उस तरह से डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता, लेकिन अवश्य मोराल अगर हम बात करें, जो एक इंकरेजमेंट जो पहले इन ग्रुप्स को मिलता था, अब इस डेजिग्नेशन के बाद हो सकता है कि उनका मनोबल काफी हद तक जो है वो उसको थोड़ा सा चोट पहुंचा होगा। तो ये एक तरह से अचीवमेंट है। आप इसको ग्रेट विक्ट्री तो नहीं कह सकते, लेकिन ये एक 2 कदम आगे इस इशू को लेकर हम बढ़ चुके हैं। इसके अलावा चाइना पे भी कुछ चीजें हैं, कोरिया पे और चीजें हैं जो एक तरह से कॉम्प्लिकेटेड है। उसको ना तो आप प्लस या माइनस कह सकते हैं। चाइना का नाम उसमें एक्सप्लिसिटली नहीं आता स्टेटमेंट में, लेकिन नहीं जिक्र करते हुए भी चाइना जॉइंट स्टेटमेंट के पहले 2 पैराग्राफ्स में पूरी तरह से छाया हुआ है। उसमें अमेरिका और इंडिया ने यह तय किया है कि पूरे जो एशिया पैसिफिक रीजन है उसका हमने नाम इस्तेमाल किया स्टेटमेंट में इंडो पैसिफिक। ये भी एक अपनी जगह एक अहमियत रखता है कि चाइना को अमेरिका बता रहा है कि ये जो पूरा इलाका है इंडियन ओशन से लेकर पैसिफिक ओशन तक, जहाँ पे हिंदुस्तान भी है, चाइना भी है, जापान भी है, अमेरिका भी है, ये हिस्सा जो है, ये जो खित्ता है, हिंदुस्तान पूरी तरह से इस खित्ते का एक हिस्सा, एक खिलाड़ी है। तो अमेरिका और इंडिया का जो जॉइंट स्टेटमेंट है उसमें ये कहा गया है कि जो मैरिटाइम और टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं
हम चाहते हैं कि हर जो देश इन डिस्प्यूट्स में शामिल है वो एक लीगल तौर तरीके से सेटल करे, यूज ऑफ फोर्स नहीं होना चाहिए, यूएन चार्टर के तहत इन चीज़ों का हल होना चाहिए। और तो ये एक रेफरेंस है, नाजरीन हमारे शायद समझ चुके होंगे कि ये रेफरेंस है साउथ चाइना सी की डिस्प्यूट का, क्योंकि वहाँ पे चाइना का डिस्प्यूट चल रहा है फिलीपींस के साथ, वियतनाम के साथ, जापान के साथ अलग डिस्प्यूट है, कोरिया के साथ अलग डिस्प्यूट है। और इन तमाम डिस्प्यूट्स में चाइना का जो रवैया रहा है अभी तक पिछले 2-3 साल स्पेशली, थोड़ा सा आक्रमणात्मक उनका एक एग्रेसिवनेस दिखाई दे रहा है। वो बातें कम काम ज़्यादा, मतलब कि उस मोड में है। तो ये जो रेफरेंस है जॉइंट स्टेटमेंट में सीधे तौर पे साउथ चाइना सी और चाइना के बारे में है। इसके अलावा जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जो वन बेल्ट वन रोड, जो बहुत बड़ा एक स्कीम है चाइना का, जिसका बहिष्कार हिंदुस्तान ने किया। शिखर सम्मेलन इसका हुआ पेचिंग में पिछले महीने, और हिंदुस्तान शायद वाहिद एक ऐसा बड़ा मुल्क था जो वहां पे गया ही नहीं। तो हिंदुस्तान का स्टैंड रहा कि भाई ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जिसके तहत चाइना अरबों डॉलर जो है निवेश करने वाला है और फिजिकल और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तमाम एशियाई मुल्कों में क्रिएट करने वाला, ताकि आयात निर्यात एशिया टू यूरोप और आसानी से हो। संक्षिप्त में बेल्ट रोड इनिशिएटिव का ये मतलब है। हिंदुस्तान का कहना है कि ये एक तरफा इनिशिएटिव है। चाइना एक यूनिलैटरल इनिशिएटिव ले रहा है। चाइना पर्यावरण का ख्याल नहीं कर रहा। जिन फाइनेंशियल कंडीशंस के चलते इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, इन कंडीशंस, ये कंडीशंस काफ़ी हानिपूर्वक साबित हो सकते हैं उन देशों के लिए जो कर्जा लेंगे इस बेल्ट रोड इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने के लिए। और आखिर में बेल्ट रोड इनिशिएटिव के खिलाफ जो हिंदुस्तान का पॉइंट है वो ये है कि जहां तक पाकिस्तान के थ्रू जो ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव का रास्ता चलता है, तो कश्मीर के इलाके से भी ये गुजरता है, और कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। और ये एक ऐसे टेरिटरी में चाइना का आना, चाइना का इन्वेस्ट करना, ये हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए इस जॉइंट स्टेटमेंट में विदाउट नेमिंग चाइना, विदाउट नेमिंग कश्मीर, ये कहा गया है कि जो भी मल्टीलैटरल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है ये नेशनल सॉवरेंटीज को रिस्पेक्ट करते हुए होना चाहिए। तो ये भी चाइना का नाम नहीं लेते हुए भी चाइना का जिक्र इसमें आता है। और फिर टू ड्राइव द पॉइंट होम इवन मोर, उसमें लिखा गया कि हम अनुरोध करते हैं तमाम देशों से कि आप भी इन उसूलों के आधार पर आगे बढ़ें। तो ये काफी हद तक एक चेतावनी है, एक वार्निंग शॉट है टू चाइना कि पहले भी हिंदुस्तान और अमेरिका इकट्ठे मिलके अपनी एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी बना चुके हैं जहां तक एशिया की हम बात करें। लेकिन अब उस स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को और तेजी से बढ़ाने की बात हो रही है, और गहराई उसमें आ रहा है। चाइना के जो न्यूज़पेपर है उनमें आज ही निकला है कि यूएसए जो है वो इंडिया को टूल के जैसे यूज कर रहा है, और ये ट्रैप है जिसमें इंडिया को नहीं फंसना चाहिए। जी, चाइना की ये बात या चाइना के अखबारों की ये बात कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक जो इंग्लिश में कहते हैं कि सेल्फ सर्विंग है। मतलब ये अपने फायदे की बात कह रहे हैं। एक चाइना तो नहीं चाहेगा कि हिंदुस्तान और अमेरिका इकट्ठे मिलकर काम करें, लेकिन हिंदुस्तान में जो चैलेंज हमारे लिए है, जो सवाल हमको पूछना चाहिए कि अमेरिका के साथ मिलके इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या, इसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि अमेरिका के साथ रिश्ते आगे बढ़ाएं, और साथ साथ हम चीन के साथ भी, रूस के साथ भी, तमाम जो बड़े ताकतें हैं, जरूरी नहीं है कि आप एक से दोस्ती करने के लिए दूसरे से कुट्टी कर लें। तो चाइना का ये कहना कि हिंदुस्तान को महज एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, मुझे कोई शक नहीं कि अमेरिका का इरादा ये है। पिछले 10-15 साल से आप उनके थिंक टैंक्स का जो लिटरेचर है वो पढ़िए, और जो तमाम उनके रिपोर्ट्स हैं। बुश एडमिनिस्ट्रेशन 2005 में जब वो हिंदुस्तान के साथ न्यूक्लियर डील साइन करने के लिए तैयार हो गए, और 2008 में फाइनली उसका वो कंप्लीशन हुआ, बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बात को कभी नहीं छिपाई कि हम हिंदुस्तान से इसलिए दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि चाइना के बारे में हमको डर है, और चाइना के साथ डील करने के लिए हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान हमारा साथ दे। तो ये कहने के लिए तो अच्छी बात है, और अगर हम नाइवली इसको देख लें तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि इसमें क्या हर्ज है, अमेरिका जो दे रहा है वो ले लें,
नुकसान क्या है हमारा, लेकिन इसमें नुकसान हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जब तक अमेरिका इंडिया रिलेशंस एक इंडिपेंडेंट बेसिस पे, एक जब तक इनका एक अपना वजूद ना हो, एक अपना आधार जो एक सेल्फ सस्टेनिंग आधार ना हो, तब तक ये कभी भी स्थिरता की दिशा में नहीं जा पाएगा। अगर आप इन रिश्तों को मजबूत कर रहे हैं चाइना पे नजर रखते हुए, तो कल अगर अमेरिका और चाइना के रिश्ते बेहतर हो जाए, जैसे हुआ है पिछले, अगर आप 30 साल देख लीजिए, तो एक और उस 30 सालों का जो एक ग्राफ अगर आप बनाएं, तो उतार चढ़ाव बहुत हुआ है। कुछ ऐसे वक्त रहे जहां पे रिश्ते बहुत ही खराब है चाइना और वॉशिंगटन के, लेकिन साथ साथ कुछ ऐसे टाइम्स रहे जहां पे स्टेबिलिटी रही है। यहां तक कि जब ओबामा साहब अमेरिका के सदर बने तो G2 का जिक्र हुआ, जैसे कि G7 G20 की बात होती, तो G2 मतलब कि यूएस एंड चाइना इकट्ठे मिलके दुनिया को चलाएं। तो जाहिर है कि G2 अगर बन जाए तो हिंदुस्तान जो है उस G2 का शिकार तो बनेगा ही। तो बजाय इसके कि यूएस इंडिया रिलेशनशिप चाइना के स्टेटस पे डिपेंड करे और अमेरिका का नजरिया चाइना के बारे में क्या है उस पे डिपेंड करे, ज्यादा बेहतर हो कि हिंदुस्तान और अमेरिका के रिश्ते में ये गहराई हो, एक सेल्फ मतलब अपना एक बेसिस हो जो दूसरे मुल्कों के रिश्ते अच्छे या खराब होने से उस पर डिपेंड नहीं करते। जिस दिशा में मोदी साहब जा रहे हैं, मुझे लगता है कि मनमोहन सिंह साहब की जो गलती थी 2005 से 2009 तक, जब यूएस रिश्तों को, मतलब यूएस के साथ रिश्तों बनाने की अहमियत को सर पे चढ़ा के उन्होंने चाइना को निगलेक्ट किया, रूस को निगलेक्ट किया, ईरान को निगलेक्ट किया, जो हिंदुस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं और हमारा एक रिश्ता रहा है, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल रिलेशनशिप। उन रिश्तों को यूपीए 1 सरकार ने इग्नोर किया क्योंकि मनमोहन सिंह को लगा कि नहीं, न्यूक्लियर डील जो है अमेरिका हमको दे रहा है तो आंख बंद करके आगे बढ़ो। तो मोदी साहब भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस गलती का शिकार बन रहे हैं। अगर आप भारत रूस रिश्तों का जायजा लें तो वो वार्मथ नहीं है जो 5 या 10 या 15 या 20 साल पहले था। हाँ, हम अभी भी हाई टेक्नोलॉजी उनसे खरीदते हैं, डिफेंस सेल्स आते हैं, न्यूक्लियर इशू पे हमारा, न्यूक्लियर फील्ड में हम अच्छे हमारी पार्टनरशिप है, लेकिन पिछले 2 साल में रूस और पाकिस्तान के जो रिश्ते इतने आगे बढ़ गए और हिंदुस्तान जो है परेशान है इस चीज से। लेकिन ये हुआ क्यों? ये हुआ इसलिए क्योंकि अगर आप रशिया को इग्नोर करेंगे और अमेरिका से रिश्तों को, मतलब अमेरिकाई रिश्तों को इतना आप तवज्जो देंगे, खास तौर पे एक ऐसे वक्त पे जहां रूस और अमेरिका के रिश्ते में थोड़ी सी खराबी, जो थोड़ा सा टेंशन आ गया है, तो जाहिर है कि रूस भी खेल खेलेगा। तो मुझे लगता है कि एक बैलेंस्ड अप्रोच जिसमें यूएस एक बहुत विशाल, बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर हिंदुस्तान का, उस रिश्ते को आगे बढ़ाने पे काम हो, लेकिन साथ साथ चाइना के साथ भी, रशिया के साथ भी, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, जापान, तमाम जो इस खित्ते के जो बड़े देश हैं, सबके साथ जो है रिश्ता, जो अंदरूनी जो फॉर्मूला मोदी साहब का है कि सबका साथ सबका विकास, शायद डिप्लोमेटिक स्तर पे भी ये काम आएगा। जी जी जी। जब बात आई है सबका साथ सबका विकास की, तो ऐसी ही नारेबाजी या इस तरीके की जो स्पीच देने की कला है, ये मोदी साहब ने इंटरनेशनली भी दिखाई है। जब वो वॉशिंगटन में, वर्जीनिया में जो वहाँ का इंडियन डायस्पोरा है उससे बातचीत कर रहे थे, उससे मुखातिब हुए थे, तब उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया था। और वो जो उनकी स्पीच है वो एक आत्ममुग्धता का या नार्सिसिज्म का बहुत बड़ा उदाहरण दिखती है। कितना जरूरी था एक अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर सर्जिकल स्ट्राइक जैसी घटना का जिक्र करना? देखिए, मोदी साहब के बारे में मैं सबसे पहले एक दर्शकों को मैं थोड़ा तारीफ सुनाना चाहूंगा। वो ये कि जो बात मुझे अच्छी लगती है उनके फॉरेन ट्रिप्स में, वो ये कि बिना संकोच किए वो हिंदी में बोलते हैं। जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हैं। आज सवेरे हमने देखा 2:30 बजे वो जॉइंट स्टेटमेंट और प्रेस कॉन्फ्रेंस, ट्रम्प साहब अंग्रेजी में बोले, मोदी साहब हिंदी में बोले। और पहले, मतलब ये अलग बात है कि हो सकता है कि मनमोहन सिंह साहब अंग्रेजी में कंफर्टेबल थे तो वो अंग्रेजी में बोले, मैं उनको फॉल्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो मोदी साहब हिंदी में बोल रहे, अच्छी बात है।
और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जब इंस्टेंट ट्रांसलेशन वगैरह के इतने साधन होते हैं तो इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। मातृभाषा में अगर आप कंफर्टेबल हैं, मैं तो कहता हूं कि अगर कोई ऐसा नेता हिंदुस्तान का हो जो कन्नड़ा में या गुजराती में या तमिल में ज्यादा कंफर्टेबल फील हो, वो अपनी जुबान में ही डिप्लोमेसी में भी उसको इस्तेमाल करें, ये अच्छी बात होगी। रही बात जो सवाल आपने उठाया, मुझे लगता है कि जो पिछले 2-2.5 साल जो पहले जो उनके ट्रिप्स थे, अमेरिका का जो पहला ट्रिप था मैडिसन स्क्वायर गार्डन में, उसके बाद वेम्बली स्टेडियम में यूके में, साउथ कोरिया और चाइना और जापान में भी जो है वो उन्होंने स्पीचेस दिए। वहां पे मुझे लगा कि जरूरत से ज्यादा फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी को एक पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश वो कर रहे थे। साथ साथ इसमें मैं कि बहुत ज्यादा जो है इसका जिक्र, मतलब यहाँ तक कि वो भाषण में कहते कि मैं सोता नहीं हूँ, मैं कभी छुट्टी पे नहीं जाता हूँ, देखिए मैं इतना हार्ड काम करता हूँ, मतलब ऐसी चीजें जो आमतौर पे स्पीच में भी वो बताते हैं कि कैसे पिछले 3 साल के उनके कार्यकाल में उनकी सरकार में कोई भी ब्लॉट नहीं लगाए, कोई भी आरोप नहीं लगाए, और मतलब और एक तरह से ये भी कहते हैं कि भाई पिछले 70 साल, जिसके बारे में हर हिंदुस्तानी को एक तरह से नाज भी है, क्योंकि हिंदुस्तान 47 में जहां था और आज जहां पे है हिंदुस्तान, तो तरक्की तो हुई है। तो ये कहना कि 70 साल में कुछ हुए ही नहीं, और जैसे शंघाई में शायद उनका बयान था कि इससे पहले तो हिंदुस्तानी जो है सर उठा के फक्र से नहीं कहता था कि मैं हिंदुस्तानी हूं, ऐसा भी बयान मोदी साहब ने बाहर विदेशी मुल्क में दिया है। तो वर्जीनिया में जो इनका ये कहना सर्जिकल स्ट्राइक, और मतलब ये तो हमको लगा दरअसल में पिछले मतलब कि नोटबंदी के बाद, हालांकि इतने उनके फॉरेन ट्रिप्स नहीं लगे, लेकिन हमको लगा कि कहीं ना कहीं इन चीजों को वो पीछे छोड़ गए हैं। मैं बचपना लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन ये मतलब कि डिप्लोमेटिक स्टेज पे ये शोभा नहीं देता, ना प्राइम मिनिस्टर को देता है ना कंट्री को देता, कि आप इन चीजों को, हालांकि आप अपने इंडियन मूल के लोगों से आप मुखातिब हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक फॉरेन विजिट को पॉलिटिसाइज करना और एक सेल्फ एक्लेम करना, ये कहना कि भाई सर्जिकल स्ट्राइक, और ऑफिस में हम लोग बात कर रहे थे सवेरे कि भाई सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र उस मुल्क में जिन्होंने इतने सारे मुल्कों को तबाह किया है, वहां पे जो है इस चीज की वहां पे जाके प्रेज मांगना या बहुत इसको बड़ा चढ़ा के बताना, जैसे कि डिफेंस एनालिस्ट पहले भी कह चुके हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए हैं पहले, ढंडोरा कभी नहीं पीटा गया, और शायद ढंडोरा इसलिए नहीं पीटा गया क्योंकि प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर्स, डिफेंस मिनिस्टर्स, आर्मी चीफ्स को नहीं लगा कि इससे कोई खास फायदा होने वाला है। जो संदेश आप दूसरे सरहद के पार लोगों को देना चाह रहे थे, वो सर्जिकल स्ट्राइक से आपने दे दिया, और ऐलान और ढंडोरा और इन तमाम चीजों को पीटने से और बोलने से कोई खास फायदा नहीं, अगर अनलेस आपका एम है कि आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स खेलना चाहते हैं। तो मैं पहले भी कह चुका हूं, आज भी मैं कहूंगा कि भाई इन चीजों को मोदी छोड़ दें, इसका कोई फायदा नहीं है। ये ना तो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को शोभा देता है, ना उनको अपने पर्सनली कोई शोभा देता है, और ना ही हिंदुस्तान को एज ए सीरियस कंट्री जो है ये कोई शोभा देता है। रही बात ये जहां तक विजिट की बात अगर हम करें, जो इंटरैक्शन विद यूएस साइड, और इवन अगर आप एनआरआई से मिलना चाहते हैं तो उनकी अपनी समस्याएं, जाहिर है कि बहुत सारे एनआरआईज ने रेसिज्म की बात की होगी, H1B की बात की होगी, उन चीजों के बारे में आपने तो ट्रंप से बात नहीं किया, लेकिन आप नोटबंदी या सर्जिकल स्ट्राइक जैसी चीजों को वहां पे जाके आप श्रेय मतलब कि प्रेज मांग रहे हैं, तो ये मुझे भी थोड़ा सा अटपटा लगा। जी, वो नार्सिसिज्म का नमूना लगता है। तो हम कंक्लूड करने के तौर पर ये कह सकते हैं कि इस विजिट से फायदा यही है कि हम जहां पहले थे वहां से हम थोड़ा आगे बढ़े हैं। जी, मतलब या अगर इस तरह से कहें कि जो अनसर्टेनिटी था कि भाई यूएस इंडिया रिलेशनशिप क्या नए सिरे से हमको इस पे काम करना पड़ेगा, वो अनसर्टेनिटी खत्म हो चुका है। लेकिन इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का काम और ये तय करने का कि भाई इस रिश्ते को कैसे बढ़ाएं ताकि दूसरे जो हिंदुस्तान के रिश्ते हैं वो खराब ना हो, ये जो एक चुनौती, ये जो काम है, ये मोदी साहब कैसे संभालेंगे, ये आने वाले दिनों में हमको देखना पड़ेगा। हमारे साथ रहने के लिए शुक्रिया।